क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक 100 का होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मार्शल ने। ठीक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी मार्शल ने। इसके बाद 2 नंबर है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ में निकृष्ट वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, में गिरावट होती है, स्थिर रहती है, अज्ञात रहती है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ में निकृष्ट वस्तुओं की मांग में गिरावट होती है। तो आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन प्रक्रिया है, आगतों तथा निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध है, किसी फर्म का उत्पादन ढांचा है, उत्पादन की योजना है। तो उत्पादन फलन मेरे प्यारे बच्चों, आगतों तथा निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? विक्रेताओं की अधिक संख्या, सजातीय वस्तुएं, क्रेताओं की अधिक संख्या, मूल्य विभेद। तो मेरे प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा 4 नंबर का, सजातीय वस्तुएं। ठीक है, इसके बाद है 5 नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक वस्तु के संतुलन की मांग निर्धारित होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक वस्तु के संतुलन की मांग निर्धारित होती है केवल वस्तु की मांग द्वारा, केवल वस्तु की पूर्ति द्वारा, मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा, सरकार द्वारा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा। ठीक है, तो आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय क्या हैं? पूर्ण रोजगार, ठीक है, पूर्ण रोजगार, कल निर्गत, आर्थिक समृद्धि, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है इनमें से सभी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों रहेगा कुल निर्गत। ठीक है, पूर्ण रोजगार, कुल निर्गत और आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है? सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों केंद्रीय बैंक। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, बचत प्रवृत्ति का अर्थ है बचत तथा आय का अनुपात, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, कम बचत करने की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कम बचत करने की प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति का अर्थ है कम बचत करने की प्रवृत्ति। 10 नंबर है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, भारत सरकार की वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यहाँ तक 10 बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वह भौतिक संपत्तियां होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं लेकिन स्वयं उपभोग के लिए नहीं होती। इसमें मशीनें, उपकरण, भवन, वाहन और औद्योगिक संयंत्र शामिल होते हैं। ये वस्तुएं उत्पादकता बढ़ाने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में सहायता करती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, मांग का नियम। मांग का नियम कहता है कि अन्य कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यह विपरीत संबंध उपभोक्ताओं के व्यवहार को दर्शाता है, जिसमें लोग सस्ती वस्तुओं की अधिक और महंगी वस्तुओं की कम खरीदारी करते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के कारण।
उत्पादन के मुख्य कारणों में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास, मुनाफा कमाने की इच्छा, संसाधनों को बेहतर उपयोग, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार शामिल है। प्राकृतिक संसाधन, श्रम पूंजी और उद्यमिता उत्पादन के प्रमुख तत्व हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला है सीमित विक्रेता। बाजार में कुछ ही विक्रेता होते हैं जिनसे प्रत्येक का बाजार पर कुछ नियंत्रण होता है। दूसरा है मूल्य नियंत्रण। कंपनियां अपनी कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसके बाद अगला है विज्ञापन और ब्रांडिंग। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विपणन रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। इसके बाद 15 नंबर है बाजार मांग वक्र क्या है। तो बाजार मांग वक्र एक ग्राफिकल प्रस्तुति है जो विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई कुल मात्रा को दर्शाता है। यह आमतौर पर नीचे की ओर ढलान वाला होता है जो दर्शाता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, अन्य कारक स्थिर रहने पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर है पूरक वस्तुएं कुछ तो क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ उपयोग की जाती हैं, यानी एक ही मांग बढ़ने से दूसरे की मांग भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। यदि किसी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग घट सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को दर्शाती है। यह अर्थव्यवस्था के विकास और जीवन स्तर का मापन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मापा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है मुद्रा के कार्य बताइए। तो मुद्रा के 3 कार्य निम्न है। पहला है विनिमय का माध्यम। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को सुगम बनाती है। दूसरा है मूल्य मापन की इकाई। यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने का मानक होती है। तीसरा है मूल्य संचित करने का साधन। इससे भविष्य में उपयोग के लिए संचित किया जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार की आय और व्यय का संतुलन बनाना और आर्थिक विकास को दिशा देना होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता, महंगाई और मंदी को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। दूसरा है राजस्व संग्रह, करों और अन्य स्रोतों से धन जुटाकर सरकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर व्यय करना। चौथा है आर्थिक विकास, उद्योगों, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन आवंटित करना। पांचवा है रोजगार सृजन, विभिन्न योजनाओं और परिणाम योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 हेडिंग है वित्तीय अनुशासन, सरकारी व्यय को नियंत्रित कर आर्थिक घाटे को कम करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर है, क्या कह रहा है, विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरी देश की मुद्रा में बदला जाता है। यह दर विदेशी व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है। विदेशी विनिमय दर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है स्थिर विनिमय दर, जब सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करता है। दूसरा है परिवर्तनीय विनिमय दर, जब बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार विनिमय दर बदलती रहती है। इसके बाद आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह दर कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मुद्रास्फीति, बाजार दरें, व्यापार संतुलन, आर्थिक नीतियाँ और वैश्विक व्यापार की स्थितियाँ। विनिमय दर में बदलाव से आयात निर्यात, विदेशी निवेश और देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की मुद्रा मजबूत होती है तो आयात सस्ता और निर्यात महंगा हो जाता है, जबकि कमज़ोर मुद्रा से निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात महंगा होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या 3 प्रमुख प्रश्नों के चारों ओर घूमती हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए। यह समस्या तय करती है कि सीमांत संसाधनों का उपयोग किन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाए। प्राथमिक आवश्यकताओं वाले सामान और सेवाओं का चयन करना होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए।
यह सवाल उत्पादन विधियों से संबंधित है, जैसे श्रम पूंजी, तकनीकी और प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यह भी निर्णय लेना होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन श्रमिकों द्वारा किया जाए या मशीनों के माध्यम से। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह सवाल वितरण से संबंधित है। उत्पादन के लाभ का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कैसे किया जाए ताकि समाज में असमानता को कम किया जा सके और सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है। सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर। सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग में वृद्धि तब होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है या उनकी जीवन शैली में सुधार होता है। इन वस्तुओं की मांग और आय के बीच सकारात्मक संबंध होता है, यानी जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वे अधिक गुणवत्ता वाले या महंगे सामान खरीदते हैं, जैसे शाही गहने, आलीशान वाहन आदि। उदाहरण के तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े या स्वास्थ्य सेवाएं। इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही निकृष्ट वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग में कमी तब होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। इन वस्तुओं की मांग और आय के बीच नकारात्मक संबंध होता है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोक्ता इन्हें छोड़कर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं खरीदने लगते हैं। उदाहरण स्वरूप सस्ते भोजन, साधारण कपड़े या सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर है स्टॉक और पूर्ति में अंतर। स्टॉक और पूर्ति दोनों व्यापारिक शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ और उद्देश्य अलग होता है। पहला है स्टॉक। स्टॉक वह वस्तुएं होती हैं जो किसी व्यवसाय के पास उपलब्ध होती हैं और जिनका उपयोग भविष्य में बिक्री के लिए या उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। या वह इन्वेंटरी है जिसे एक व्यवसाय अपने संचालन के लिए संग्रहित करता है। स्टॉक में कच्चे माल, तैयार माल और अन्य उत्पाद शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अगला है पूर्ति। पूर्ति में लिखेंगे, पूर्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यवसाय या उत्पाद की प्रक्रिया ग्राहक तक पहुंचाई जाती है या विक्रेता द्वारा खरीदी गई वस्तु को उपभोक्ता के पास पहुंचाने का कार्य है। पूर्ति का मुख्य उद्देश्य सही समय पर और सही स्थान पर उत्पादन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। संक्षेप में स्टॉक वस्तुओं का संग्रह है, जबकि पूर्ति वस्तुओं का वितरण या आपूर्ति है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है। निवेश के मुख्य श्रेणियां बताइए। तो निवेश मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है आवंटन। इसमें व्यक्ति कंपनी के शेयरों या स्टॉक्स में निवेश करता है जिससे वह कंपनी में मालिकाना हक प्राप्त करता है। इस श्रेणी में उच्च जोखिम होता है लेकिन उच्च लाभ की संभावना भी होती है। इसके बाद अगला है ब्रांड्स। इसमें लिखेंगे, इसमें व्यक्ति सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ब्रांड्स, ऋण पत्र में निवेश करता है या स्थिर और नियमित आय प्रदान करता है, लेकिन जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा है रियल एस्टेट। इसमें भूमि, घर, अपार्टमेंट या व्यावसायिक संपत्तियों में निवेश किया जाता है। यह संपत्ति समय के साथ बढ़ सकती है और किराए में आय भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसमें एक पोर्टफोलियो बनता है जिसमें विभिन्न प्रकार के शेयर, ब्रांड्स और अन्य निवेश होते हैं। यह विविधता और जोखिम में संतुलन प्रदान करता है और पेशेवर प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये श्रेणियां निवेशकों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों और लाभ के साथ निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। 25 नंबर है राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा तथा प्रमुख अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अथवा अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। 26 नंबर है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करते हैं, विस्तार से समझाइए। फिर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। 27 नंबर है समस्त मांग या कुल मांग या सामूहिक मांग किसे कहते हैं। अथवा मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा मुद्रा के सभी कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।